अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। आज से हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग की एक कंप्लीट सीरीज़ होगी। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे, उसके बाद हम नंबरिंग सिस्टम पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, हम प्रोग्रामिंग के लिए टूल कौन से यूज़ कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रोजेक्ट लिखने के बाद हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लास्ट में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट सीरीज़ होगी। इसकी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में फ़र्क क्या होता है। बहुत से लोग समझते हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए सिंपली द हार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। टू पुट a microprocessor into use, the designer required memory, peripheral chips, and serial and parallel ports, input and output ports to make a completely functional computer। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं फ्रेंड, एक माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ में लाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेमोरी है, पेरिफेरल चिप्स हैं, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स हैं, इनपुट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स हैं। ये एक इसके अंदर छोटा सा एक यूनिट है जिसको हम CPU कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। इसको यूज़ में लाने के लिए हमें ऑसिलेटर लगाना पड़ा, इसके साथ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना पड़ा, इसके साथ रैम लगानी पड़ी, रोम लगानी पड़ी, इनपुट आउटपुट लगानी पड़ी, और कुछ भी हम इसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद ये एक कंप्लीट बोर्ड डिज़ाइन होता है जो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसकी एक बिग एग्जाम्पल है हमारा CPU कंप्यूटर। उसके अंदर आपने देखा होगा CPU के साथ हमें CD रोम लगाना पड़ता है, हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है, रैम लगाना पड़ता है। उसके बाद जाके ये CPU हमारा काम करना शुरू करता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर इज़ ए सिंगल चिप कंप्यूटर। Micro suggests that the device is small and the controller suggests that it is used in control application। A microcontroller has built-in memory, peripheral chips and serial and input output port। जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा था, माइक्रो प्रोसेसर में बिल्ट इन मेमोरी, पेरिफेरल चिप्स, सीरियल पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नहीं थी, हमें उस पर अलग से लगानी पड़ती थी। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसके ऊपर ये ऑसिलेटर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, प्रोग्रामिंग मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सब इसके अंदर बिल्ट इन होने के बाद ये एक सिंगल चिप कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल हो गया। ये एक बिग डिफरेंस है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसका काम होता है एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन स्टोर इन मेमोरी। जो कि मेमोरी के अंदर भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। और इसका दूसरा हिस्सा होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद CPU, जो कि CPU के साथ कम्युनिकेशन का काम करती हैं। इनपुट आउटपुट्स यानी आपकी आउटवर्ड से इंफॉर्मेशन लेके CPU को देती हैं, CPU से इंफॉर्मेशन लेके इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद CPU के साथ एक मेमोरी लगाई जाती है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी
और रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी होती है, डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ ऑफ। जो रोम होती है प्रोग्राम ये को स्टोर करती है जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, और ये जब पावर जाती है तो ये डाटा इसका लॉस्ट नहीं होता। जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये सेम उसी तरह किया है, लेकिन यहाँ पे ये हमें एड्रेस बसेस के बारे में बताया गया। द CPU कनेक्टेड विद मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रू अ स्ट्रिप ऑफ वायर, और ये जो स्ट्रिप ऑफ वायर है इसको बस कहा जाता है। बस कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये बस जो से इन्फॉर्मेशन कैरी करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए, और ये 3 तरह की होती है। एक एड्रेस बस होती है, दूसरी डाटा बस होती है, और तीसरी कंट्रोल बस होती है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये एड्रेस बस के साथ तमाम डिवाइसेस से कनेक्टेड है। उसके बाद एक कंट्रोल बस आती है, उसके बाद डाटा बस आती है। एड्रेस बस फॉर अ डिवाइस मेमोरी और इनपुट आउटपुट will be recognized by the CPU। जब भी हम कोई नई डिवाइस CPU के साथ लगाते हैं तो वो उसकी एड्रेस बायस के साथ लगाई जाती है। इट मस्ट बी असाइन एन एड्रेसेस, और जिसको एक एड्रेस असाइन किया जाता है। द CPU पुट द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस एंड द डिकोडिंग सर्किट फाइंड द डिवाइस। CPU जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस बस को उसको उसे दे देता है, और जिसकी वजह से डिकोडिंग सर्किट उसको उस डिवाइस को फाइंड कर लेता है। डाटा बस, जब CPU ने कोई भी डाटा डिवाइस की तरफ भेजना होता है तो डाटा बस के थ्रू भेजता है। डाटा बस डाटे को सेंड भी करता है, और डाटा बस यहाँ से रिसीव भी करता है। एक तीसरी हमारे पास बस है, ये कंट्रोल बस है। प्रोवाइड रीड और राइट सिग्नल टू द डिवाइस टू इंडिकेट दैट द CPU इज़ आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और सेंडिंग इंफॉर्मेशन। ये कंट्रोल बस होती है। अगर CPU ने कोई भी डाटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो वो उससे जो सिग्नल होता है ये पहले कंट्रोल बस से भेजा जाता है भी CPU सिग्नल भेजना चाह रहा है या रिसीव करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये कंट्रोल बस यूज़ की जाती है। द मोर डाटा बस अवेलेबल द बेटर द CPU। भी जितनी ज़्यादा डाटा बस अवेलेबल होंगी उतना बेटर CPU होगा। थिंक ऑफ डाटा बसेस आर हाईवे। जैसा कि आप देख सकते हैं हाईवे, जितनी हाईवे की लाइन ज़्यादा होंगी वो उतना ज़्यादा ट्रैफिक कैरी कर सकती है, इसलिए जितनी डाटा बस ज़्यादा होगी वो हमारा उतना डाटा कैरी कर सकती है। मोर डाटा बस मीन मोर एक्सपेंसिव CPU एंड कंप्यूटर। द एवरेज साइज ऑफ द डाटा बस इन CPU वेरी बिटवीन 8 and 64 में। जितना डाटा बस ज़्यादा होता जाएगा CPU और कंप्यूटर उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जाएगा। डाटा बस बाई डायरेक्शन, डाटा बस जो होती हैं डाटा सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, ये दोनों तरह से डाटा सेंड कर सकती हैं।